अस्सलाम वालेकुम। हैरिस राशिद मलिक IBA JEST एंड आज 15 सितंबर पे जो है एक टेस्ट हुआ है JEST का। तो उसमें मैथ के पोर्शन में जो क्वेश्चंस वायरल हुए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शन गिवन है। अब ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि tan थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, वो sin थीटा अपान cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने इसमें पुट कर देना है, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे आपने sin थीटा और cos थीटा लिख देना है अपान में। अब ये tan थीटा के ऊपर स्क्वायर है, यानी ऊपर भी स्क्वायर दे देंगे तो नीचे भी स्क्वायर दे देंगे। इसी तरह आप इसको फर्दर जो है क्या कहते हैं सॉल्व कर लेंगे तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब जो है हमें मालूम है कि ये पूरा जो है ना वो 1 के बराबर होता है। अब ये बेसिक चीज़ें आपको मैट्रिक के बुक में से और क्लास 8 के बुक में भी ये चीज़ें हैं, अब वहाँ से मेमोराइज़ करेंगे जी। ये 1 के बराबर है, यानी 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन में इस तरह का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे। हमें मालूम है कि cos थीटा जो होता है ना वो 1/secant थीटा के बराबर होता है, या 1/cos थीटा जो है वो secant थीटा के बराबर होता है। इसी तरह यहाँ पे है 1/cos स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे अगर स्क्वायर देंगे तो फिर इसको भी स्क्वायर देंगे। इट मीन्स के 1/cos स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा बराबर हुआ secant स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पे secant स्क्वायर थीटा सी में मौजूद है, आपने सी ऑप्शन को टिक कर देना है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 2 पावर पे 0 है, +3 का स्क्वायर है, +4 का पावर 0 है, एंड अपान में 5 + 6 पावर 0 है। तो सबसे पहले ना जिसके ऊपर पावर 0 होता है ना वो 1 के बराबर होता है, ये आपने मेमोराइज़ कर लेना है। इसी तरह यहाँ पे 6 के ऊपर पावर 0 है तो यानी ये भी 1 के बराबर होगा। 2 पे पावर 0 है यानी ये भी 1 के बराबर होगा। तो बाकी आपने सॉल्यूशन करते जाना है। 1 है प्लस 2 पे पावर 0 है, इट मीन्स इसको जो है आपने 1 लिखना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर है तो आपने 3 का स्क्वायर जो है निकाल लेना है। 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, इसी तरह 4 के ऊपर पावर 0 यानी ये हो जाएगा 1, और नीचे जो है आपके पास 5 आ जाएगा, एंड +6 के पावर 0 है यानी इसका भी हो जाएगा 1। तो अब आपने फर्दर इसको सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा 1 जो है ये कितना हो गया 11, एंड ये हो गया 12, यानी ऊपर हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 6। तो 6 का टेबल 12 के ऊपर लग गया 2 टाइम्स, यानी आपके पास फाइनल आंसर आ गया 2। तो ये 2 जो है वो ए में मौजूद है, आपने ए टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। इस इक्वेशन में हमने ना के की वैल्यू मालूम करनी है, और हमें सारा कुछ गिवन है यहाँ पे, सिर्फ -16k प्लस माइनस फिर ये अंदर है k -15k, ये ठीक है। इस तरह ये सारा कुछ जो है बराबर है 1 के। तो यहाँ पे हमने k की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले ना ये 4 आपको ऑपरेशंस मालूम हो, पता हो कि माइनस इंटू माइनस जो है ना वो प्लस के बराबर होता है, प्लस इंटू माइनस जो है वो माइनस के बराबर होता है। दोनों अगर प्लस मल्टीप्लाई हो जाएँ तो फिर प्लस के बराबर होता है। अगर इनमें से एक भी माइनस हो जाए, यानी यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो फिर भी माइनस होगा। ठीक है, ये 4 जो है ना चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, और यही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी। ये है -16k, तो हमने सिंपली 16k लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस है यानी माइनस आ जाएगा k। इसी तरह ये तो -15k ही रहेगा, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा 11k, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और इसी तरह माइनस इंटू माइनस ये भी +17k हो गया, और ये इक्वल टू राइट साइड पे है। ठीक है, अब ये सारे नेगेटिव साइन वाले हैं, यानी ये भी ऐड होंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन वाले सारे ऐड होते हैं, यानी सेम साइन जब आ जाती है ना तो वो ऐड किए जाते हैं। यानी कि 16, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कोई नहीं है, मानी ये 1 है। इस तरह इसको ऐड कर लेंगे 15 को भी, तो ये हो जाएगा -32k। इसी तरह ये दोनों जो हैं प्लस वाले हैं, प्लस का 11k और ये 17k, यानी ये भी ऐड होंगे, तो ये आपके कितने हो जाएंगे 28k के बराबर, और राइट साइड पे 1 आ रहा है वही लिखना है हमने। अच्छा, -32 के में से प्लस का 28k गया तो माइनस का 4k बचा, और इक्वल टू 1। हमने वैल्यू मालूम करनी है k की, देन -4 को आपने राइट साइड पे ले जाना है, ये हो जाएगा -1/4। तो हमारे पास -1/4 इसका जो है ऑप्शन होना चाहिए राइट, इसका आंसर -1/4। जी, तो आज की टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2/13 पावर है 6 डिवाइड बाई 2/13 पावर है 3, फिर उसके ऊपर पावर फिर 3 है, मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 13 एंड -9 है। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और
इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर ना लाज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होंगे और सारे लाज यूज़ होंगे, पावर ला, प्रोडक्ट ला, कोशेंट ला, तीनों। तो सबसे पहले ना यहाँ पे कोशेंट ला यूज़ होगा। देखें ये 2/13 है, सेम है, यानी बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, यानी पावर आपका माइनस हो जाएगा। यानी कि आपके पास यहाँ जाएगा 2/13 और पावर यहाँ पे ये 3 इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। और फिर हमारे पास कुछ यूँ बचेगा, ठीक है। ये 3 जो है आ गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग कोशेंट ला। तो 2/13 सेम, बाकी जो कुछ है वो हमने लिखा। अब बाय यूजिंग पावर ला, यानी पावर के ऊपर पावर आ जाता है तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 2/13, उसके बाद 3 3 जा 9 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 2/13 एंड पावर -9। तो इन दी एंड देखें दोनों बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे हमने यूज़ करना है प्रोडक्ट ला। जब बेस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड होते हैं, यानी 2/13 आ जाएगा और 9 - 9, ठीक है। जब ऐड कर देंगे ये तो 2/13 और जो है ये 9 - 9 0 हो जाएगा, जिसके ऊपर भी पावर 0 के होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यानी हमारे पास जो है इसका आंसर 1 आना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। भाई इस तरह के क्वेश्चन जो है ना हर टेस्ट में जेईएसटी की 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक जो भी टेस्ट हुई हैं, इस तरह का हर एक सवाल, मतलब इस तरह का एक सवाल हर टेस्ट में आ रहा है। तो इसको देख लें। ये हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह का गिवन होता है, उसमें वैल्यूज़ भी गिवन होती हैं इसकी वेरिएबल्स की, वो पुटिंग करके आपने वैल्यू निकालनी होती है। तो सिंपली पहले आपने यहाँ पे ना एक्सप्रेशन लिख लें, a² + 3c + 4ab², इसकी वैल्यू मालूम करनी है, जबकि हमें a भी मालूम है, a है 2 यानी 2 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद 3 है, ये 3c यानी 3 होगा। उसके बाद c की वैल्यू हमें गिवन है 1 + 4, उसके अलावा a में हमें गिवन है 2, उसके बाद जो है b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करते जाएँ। 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3 + 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, यानी ये हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे, हो गया 7 एंड 8 9 ज़ा हो जाएगा 72। तो 72 को इसके साथ ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 79। हमारे पास 79 देखें कहाँ पे बी में मौजूद है, तो आपने बी को टिक कर देना है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा है कि बताइए ये एक पॉइंट है -4 -7, ये किस क्वाड्रेंट में है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कल 14 सितंबर पे जो टेस्ट हुई थी उसमें भी आया था और आज भी आया है टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना हमारे पास P आया है -4 एंड -7, ये बेसिकली शो करता है x एक्सिस को, ये शो करता है y एक्सिस को। हम थोड़ा सा डायग्राम के बना के मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 2 लाइन्स हैं, ठीक है। इसमें ये जो ये वाली लाइन है ना, ये x एक्सिस को शो कर रही है, लेकिन ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव। ये y एक्सिस को शो कर रही है, इसमें y ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव। अगर आप इस साइड आ जाएंगे तो जो हो जाएगा +1 +2 +3 +4। अगर आप ऐसे ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, इस तरह यहाँ पे 7। इस तरह अगर आप माइनस इधर नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड -7। इसी तरह अगर आप इस साइड आ जाएंगे तो यहाँ पे x जो है ना वो माइनस होना शुरू हो जाएगा, यानी -1 -2 -3 एंड -4। यानी y ऊपर की साइड जाएगा तो पॉजिटिव है, x राइट साइड की जाएगा जो पॉजिटिव है। अदरवाइज इस साइड x आया तो नेगेटिव, y नीचे वाली साइड गया तो नेगेटिव। अब हमसे पूछा गया है कि ये पॉइंट जो है ना ये किस क्वाड्रेंट में। अच्छा, ये जो 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, यानी ये फर्स्ट क्वाड है, ये सेकंड क्वाड है, ये थर्ड क्वाड है, ये हमारा फोर्थ क्वाड है। अब हमसे पूछा गया है कि -4 एंड -7 ये किस क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले ना आप देखें ना, एक्स एक्सिस की है वैल्यू हमारे पास -4, यानी आप एक्स को यहाँ पे ले आएँ, यानी एक्स एक्सिस को लेफ्ट साइड पे आएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। फिर वाई कह रहा है कि -7, यानी -7 आपका इधर होगा, ठीक है। यानी हमारा पॉइंट जो है वो -7 और -4 जो है ना इस साइड पे जहाँ पे हमारा पॉइंट हुआ। अब ये पॉइंट देखें आप कहाँ पे किस क्वाड्रेंट में हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में। जो आपने अपने जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट को टिक कर देना। लेकिन एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई नंबर आ जाता है ना, मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि 2 3 बताइए ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आपने समझ जाना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे वाई भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, तभी ये फर्स्ट क्वाड में है। अच्छा, कोई वैल्यू आपके पास इस तरह आ जाती है -3 एंड 4, तो आपसे पूछा जाए ये किसके अंदर है, तो आपने फटाफट बता देना कि ये सेकंड क्वाड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
देखें एक्स नेगेटिव है यानी एक्स नेगेटिव सेकंड क्वाड्र में होता है, और वाई पॉजिटिव है यानी वाई पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्र के अंदर क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्र में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है। इसी तरह अगर वाई एक्सिस की बात फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो इसके अंदर एक्स पॉजिटिव होता है एंड वाई नेगेटिव होता है। तो इस तरह की जब भी वैल्यूज़ आ जाए ना, तो ये थोड़ा सा चार्ट और थोड़ी सी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताई हैं ये जहन में होनी चाहिए, तो आपका विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन हो सकता है। इसके अंदर चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये चार्ट सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया है कि कैसे क्वाड्रेंट को आप चूज़ कर सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में नंबर जो है लाई करता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, एक हमारे पास मैट्रिसेस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 में 1001 इज़ कॉल्ड डैश। तो यहाँ पे जो है ना आपका डायगोनल भी सही है, स्केलर भी सही है, यूनिट भी सही है, रेक्टेंगुलर तो नहीं है, ये तीनों जो है ना आपके राइट लग सक रहे हैं। लेकिन आप क्लोज अगर जाएंगे, स्पेसिफिक अगर जाएंगे कि ये मैट्रिसेस किससे ताल्लुक़ रखती है, तो फिर आपने इसको यूनिट मैट्रिक्स पे टिक करना है। अब कैसे, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके लीडिंग डायगोनल जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2 3 4, ये लीडिंग डायगोनल होता है। ठीक है, लीडिंग डायगोनल के अलावा जो नंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो आपके क्या होंगे, वो ज़ीरो होंगे। ठीक है, इसे डायगोनल कहा जाता है। यानी लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे ना, उसके अलावा बाकी सारे ज़ीरो होंगे। ठीक है, अच्छा फिर स्केलर किसे कहते हैं, अगर आपके लीडिंग डायगोनल वाले नंबर ना सेम आ जाएं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने ये दिया है, देखें लीडिंग डायगोनल में 2 आया है, अब गौर से देखें तो 2 आया, यानी इसको हम स्केलर भी कह सकते हैं, डायगोनल भी कह सकते हैं। तो फिर यूनिट उसे कहते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसके जो है ना लीडिंग डायगोनल जो है उसके अंदर आपके पास 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास 1 आ गया, तो फिर इस तरह की जो होगी ना उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल भी कह सकते हैं, स्केलर भी कह सकते हैं, क्योंकि सेम नंबर रिपीट हो रहा है। उसके अलावा जब 1 रिपीट हो सारे में यहाँ पे एलिमेंट्स में, तो फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास डी में ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मौजूद होता तो फिर हमने ऑल ऑफ दीज को टिक करना था। अब ये मैट्रिक्स जो है ना डायगोनल भी है, यस डायगोनल है डेफिनेशन के मुताबिक, ये स्केलर भी है क्योंकि सेम रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक इसकी बात करें कि ये मैट्रिक्स जो है वो किस टाइप की है, तो फिर वो यूनिट की, क्योंकि यूनिट की डेफिनेशन यही है कि आपके पास लीडिंग डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना, वो आपके पास 1 होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो आपके ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनके दरमियान, और काफ़ी स्टूडेंट आज ये गलती करके आए हैं कि ये स्केलर भी है, ये डायगोनल भी है, तो इस वजह से काफ़ी ने इसको स्केलर कर दिया है, काफ़ी ने डायगोनल कर दिया है। लेकिन इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो यूनिट मैट्रिक्स है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा भाई, ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन है और ये तकरीबन रिपीट हो रहा है काफ़ी, और आसान है, बिल्कुल ईजी है, विद इन 2 और 3 सेकंड में ये आपका सवाल हो सकता है। जब भी आपके पास इस तरह अंडर रूट में जो है ना 2-3 नंबर्स आ जाए ना, तो फिर आप इसको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सारे जो हैं आप इसको ऐसे 5 × 15 एक ही में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा आंसर 15 एंड × 15। और अंडर रूट को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम पेयर बनाते हैं, और पेयर बनाते हैं तो फिर ये अंडर रूट से बाहर आ जाता है, यानी हमारे पास 15 इसका आंसर आ जाएगा। और 15 देखें यहाँ पे डी में मौजूद है, तो आप डी को राइट ऑप्शन जो है ना टिक कर लेंगे। चलो, मैं एक क्वेश्चन नंबर 9 है, सेट्स में से है ये, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ना एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट के 3 फॉर्म्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बिल्डर फॉर्म एंड सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट डिस्क्रिप्टिव, सेट टेबुलर। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वर्ड्स में गिवन है ना, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, उसमें लिखा गया है कि पॉजिटिव इंटीजर कौन से जो 2 से बड़े हों और लेस हों किससे, 6 से छोटे या बराबर हों। सबसे पहले ना इंटीजर कहते हैं कैसे है ना, इंटीजर सेट जो है ना वो z से शो किया जाता है, और इसके अंदर जो है 0 +-1 एंड +-2 एंड +-3, इस तरह आपके पास ये सेट होता है। लेकिन उसने हमें ये बता दिया है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब ये कौन से इंटीजर्स हैं, 2 से बड़े, 6 से छोटे या बराबर। यानी 2 से बड़े तो आपने 3 से शुरू कर देना है, पॉजिटिव वाले, 3 से
फिर 4 भी आएगा इसके अंदर, 5 भी आएगा इसके अंदर, और 6 से छोटा या बराबर, यानी 6 भी इसके अंदर काउंट होगा। यानी हमने इसको टेबुलर में अगर चेंज करना हो, ये सेट को टेबुलर में, टेबुलर इस फॉर्मेट को ना टेबुलर फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। तो इस टेबुलर फॉर्मेट में जब चेंज करना हो तो मिडिल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट में से देखते हम यहाँ पे पुटिंग करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट में जो चीज़ गिवन थी कि 2 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 से बड़े तो 3 से स्टार्ट होते हैं, और 6 से छोटे या बराबर, तो 6 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, यानी 3, 4, 5, 6 इसका आंसर होगा। और 3, 4, 5, 6 जो है हमारे पास सी में मौजूद है, तो आपने सी को जो है ना टिक कर देना है, राइट ऑप्शन। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास आया कि डिफरेंस बिटवीन +16 एंड 25, इसका डिफरेंस क्या होगा। अब डिफरेंस जो है ना, अब यहाँ पे +16 एंड +28 का हमने क्या मालूम करना है, डिफरेंस। तो यहाँ पे बीच में माइनस दे दें, आप बीच में माइनस दे देंगे तो फिर आप प्लस इंटू माइनस जब करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का 16 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 28। अब 28 है बड़ा, इसमें से 16 अगर आप कर देंगे तो आपका आंसर जो होगा ना वो माइनस का आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा आंसर माइनस का 12 आएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जब भी हम दो नंबर्स के दरमियान माइनस आ जाए ना तो फिर माइनस ही होती है, लेकिन जो नंबर बड़ा होता है उसकी सिंबल आपकी जो है ना आंसर में यूज़ होती है। यहाँ पे देखें, दोनों में से बड़ा है 28 और 28 की सिंबल है माइनस, तो इस वजह से हमारा आंसर जो है ना माइनस का आया है। अगर ये यूँ होता 28 - 16 तो फिर भी हमारा आंसर 12 आता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आता है, क्योंकि 28 की साइन जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव है, कुछ नहीं है, इट मीन्स पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर जो है माइनस का 12 है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जहाँ पे -12 के ऊपर आप टिक कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ज्योमेट्री का। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ डैश। एक 4 साइडेड फिगर जो है ना उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, उसकी अंदर वाली जो एंगल्स है ना उनका सम किसके बराबर होता है, ठीक है। ये देखें, इसको 4 साइडेड फिगर कहा जाता है, ये रेक्टेंगल टाइप बनी हुई है, लेकिन ये भी 4 साइडेड फिगर है। तो इसकी जो अंदर एंगल्स बनेंगी ना उसका सम जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, हमसे ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। ये 360 डिग्री हमेशा होती है, ठीक है। अगर रेक्टेंगल है तो फिर यहाँ पे 90 बनेगी, यहाँ पे भी 90 बनेगी, यहाँ पे भी 90 बनेगी, यहाँ पे भी 90 बनेगी, ठीक है। तो हमेशा 4 साइडेड फिगर जो भी आ जाए ना, लेट सपोज आपके पास इस तरह की कोई रोम्बस, इसको रोम्बस कहा जाता है, ठीक है, ये रोम्बस है, तो इसकी भी अगर आप एडिशन कर लेंगे ना तो फिर आपका ये भी 360 डिग्री के ही बराबर होगा। अगर आप स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, इसकी अगर आप ऐड कर लेंगे साइड्स, तब भी जो है वो 360 डिग्री के बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा डी, 360 डिग्री। अच्छा, एक बात नोट कर लें, हो सकता है आपके पास इस तरह का सवाल ना आए जो नेक्स्ट फेज़ में होने वाले हैं। आप ये भी देख लें कि ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल की जो अंदर वाली एंगल्स हैं वो कितनी होती हैं, ठीक है। ये अगर आप ऐड कर लेंगे ना तो इसकी 180 डिग्री होती है। लेट सपोज ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें जो है ये है आपके पास फॉर एग्जांपल 90 मान लेते हैं, तो ये अगर ये 30 डिग्री है तो पूछा जाए ये कितनी है, तो आप 90 + 30 120, तो बाकी आपके पास बचा 60, यानी यहाँ पे होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो सम होता है वो 160 डिग्री होता है, चाहे किसी की भी किस्म का ट्रायंगल हो ना, उसकी इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री के बराबर होती हैं। और क्वाड्रिलेटरल, चाहे कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल की फिगर हो, उसकी अंदर वाली जो एंगल्स होती हैं वो 360 के बराबर होती हैं। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा भाई, ये सवाल देख लेते हैं, और इस सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 12 है, अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज इन द सेम पोर्शन बाय डिक्रीजिंग द अदर इज सेड टू बी। अब ये कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है, सिर्फ समझने वाला सवाल है। इसके अंदर ये कहा गया है कि दो क्वांटिटीज़ हैं, अगर आपकी एक बढ़े और दूसरी कम हो तो इस किस्म की प्रोपोर्शन को इनवर्स प्रोपोर्शन कहा जाता है। अगर आपकी दो क्वांटिटीज़ हों, ठीक है, एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी भी बढ़ जाए तो फिर उसको हम कहते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपकी एक बढ़ जाए क्वांटिटी और दूसरी कम हो जाए तो उसको कहते हैं इन्वर्स। हमसे यहाँ पे यही पूछा गया कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, तो फिर इस किस्म की प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं, इस किस्म की प्रोपोर्शन को इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अच्छा, एक हमारे पास प्रोपोर्शन का जो है सवाल आ गया था, शेयर वाला यहाँ पे है कि हमारे पास द सम ऑफ 2400 RS of 2000 is shared among Nida, Nadia and Amara. If Nida receives 600
एंड रिमेनिंग अमाउंट इज शेयर्ड बिटवीन नादिया एंड अमारा इन द रेशो 4:5 रेस्पेक्टिवली, हाउ मच डज अमारा रिसीव। तो भाई ये 15 सितंबर में सबसे लॉजिकल और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे से अगर हम कहें तो इसको कह सकते हैं। IBA के स्टैंडर्ड के मुताबिक आज का क्वेश्चन ये है। अब ये कह रहा है कि तीन जो है ना निदा, नादिया एंड अमारा हैं, उनके दरमियान जो पैसे हैं ना उनकी सम जो है वो है 2400। शेयर जो है तीनों का शेयर है, उनका सम जो है ना 2400 है। अब कह रहा है कि निदा रिसीव कर रही है 600 रुपया। निदा कितने रिसीव कर रही है? 600 रुपया। अब आगे कह रहा है टोटल पैसे कितने हैं हमारे पास? टोटल पैसे हैं 2400 रुपये, यानी 2400 रुपया है। 600 रुपया निदा को मिल रहा है और आगे कह रहा है कि जो बाकी पैसे हैं ना वो दोनों के दरमियान, निदा एंड अमारा के दरमियान जो है ना हो रहे हैं। ठीक है, निदा एंड अमारा के दरमियान जो है ना बाकी पैसे शेयर हो रहे हैं। बाकी पैसे कितने शेयर हो रहे हैं? आप ये 600 जो है ना इसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी रिमेनिंग पैसे तो वही बचेंगे और वो हो जाएंगे 1800 रिमेनिंग है जो इन दोनों के दरमियान हो रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर उसने ये भी बता दिया कि वो पैसे इन दोनों के दरमियान किस रेशो से तकसीम हो रहे हैं। वो हो रहा है रेशो 4:5, यानी कि आप निदा और अमारा का जो है वो कैसे 4:5 के तहत हो रहे हैं ना। तो आप क्या कहते हैं इसका, निदा का जब आप, बल्कि उसने हमसे अमारा का जो है शेयर पूछा है, निदा का नहीं पूछा, उसने हमसे अमारा का पूछा है। तो हम अमारा का जो है शेयर मालूम कर रहे हैं। तो शेयर वाला फार्मूला हमें पता होना चाहिए आपको। बेसिक फार्मूलाज में पीछे जो है टॉपिक मेरे क्लियर हैं, इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, आप उसमें से भी जाके देख सकते हैं डिटेल्ड वीडियो। अच्छा, जब भी शेयर मालूम किया जाता है तो नीचे सम ऑफ रेशो लिखा जाता है। यहाँ पे सम ऑफ रेशो होगा 4 और 5, 4 + 5 जो है सम हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ रेशो नीचे लिखा जाता है और ऊपर लिखा जाता है उसका, अच्छा ऊपर हमारा वाला शेयर लिखना है, यानी हमारा वाला शेयर है 5 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे होता है टोटल प्रॉफिट, यानी जो इन दोनों के पास जो पैसे हैं वो हैं 1800। तो 1800 यहाँ पे आप लिख लेंगे। 9 का टेबल 18 मतलब 1800 के ऊपर जो है वो 200 टाइम्स लग जाएगा और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा का जो हो जाएगा वो शेयर हो जाएगा 1000 रुपीज़। अच्छा, इसी तरह अगर आप फिर निदा का निकालना चाहते हैं तो ये टोटल दोनों के दरमियान शेयर हो रहा था 1800 रुपीज़। तो आप ये इसमें से माइनस कर देंगे तो यानी निदा का शेयर जो है वो आप निकाल सकते हैं 800 रुपीज़। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो आज टेस्ट में आया था उसमें ये पूछा गया था कि अमारा का शेयर कितना हो रहा है, तो अमारा का शेयर हो रहा है 1000 रुपीज़। अच्छा, इस तरह निदा का शेयर हमने निकाल लिया। इसी चीज़ को अप्लाई करते हुए अगर आप मैथमेटिकल वे से निकालना चाहते हैं निदा का शेयर, तो निदा का शेयर आप यूँ निकाल सकते हैं। निदा का जो है रेशो आप ऊपर लिखेंगे 4, इस तरह सम ऑफ रेशो नीचे 9 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास दोनों के टोटल पैसे थे 1800। तो 9 का टेबल इसके ऊपर 200 टाइम्स एंड 200 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए निदा का मैंने पहले भी माइनस करके बताया था 800 आ रहा है। उसके अलावा मैथमेटिकल वे से अगर हमने सॉल्यूशन किया है तब भी हमारे पास 800 आ रहा है। तो आज सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो था ये वाला सवाल था। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। अच्छा, तो एक परसेंटेज का भी क्वेश्चन हमारे पास आया था इस तरह का। ड्यूरिंग thunderstorm the outdoor temperature went from 88 to 77 Fahrenheit. Find the percentage of decrease. अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले जो है एक जो है तूफ़ान आया है, तो तूफ़ान से पहले 88 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, उसके बाद हमारा हो गया 77। तो बताइए जो टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है उसकी परसेंटेज कितनी है, यानी डिक्रीज़ जो है 11 फ़ारेनहाइट है, तो 11 फ़ारेनहाइट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो बता रहा है कि ये कितने % जो है डिक्रीज़ हुआ है। जब भी किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकाली जाती है, ठीक है, तो जिस भी चीज़ की परसेंटेज निकाली जाती है आप उसको लिखते हैं ऊपर और नीचे लिखते हैं जिससे आप निकाल रहे हैं। यहाँ पे आपका जो डिक्रीज़ हुआ है वो 88 से डिक्रीज़ होना शुरू हुआ है 77 पे, यानी आपने नीचे लिखना है 88 और ऊपर लिखना है आपने 11 और मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 से। ये परसेंटेज का फार्मूला है, इसको यूज़ करना है आपने। अच्छा, 11 का टेबल जो है इसके ऊपर 8 टाइम्स लगेगा, फिर 8 का टेबल जो है इसके ऊपर जो आप लगा लेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 12.5%। ठीक है, तो परसेंटेज जो होगी हमारी वो होगी इसकी 12.5%। कि हमारा जो डिक्रीज़ हुआ है टेम्परेचर 88 से 77 11 फ़ारेनहाइट, ये जो डिक्रीज़ की जो परसेंटेज है वो हुई है 12.5%। एक बात नोट कर लें कि जब भी परसेंटेज किसी भी चीज़ की निकाली जाती है उसको ऊपर लिखी जाता है, यानी यहाँ पे डिक्रीज़ की हम निकाल रहे थे तो 11 का ऊपर लिख रहे थे
और उसके अलावा 88 से डिक्रीज़ होना शुरू हुआ है तो हमने 88 से नीचे लिखा है, ठीक है। बाकी प्रोसेस सेम किया है, परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करके हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज़ की निकली 12.5%। अच्छा, परसेंटेज का एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, विच रिप्रेजेंट्स परसेंटेज इंक्रीजेस ऑफ 20%। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 20 से 30 अगर हो रहा है नंबर, मतलब तो फिर ये कितने परसेंटेज इंक्रीज है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब ये कह रहा है, इनके कहने का मकसद ये है कि कौन सी जो इंक्रीज़ है वो 20% शो कर रही है। क्या ये 20% है, क्या ये 20% है, क्या ये जो इंक्रीज़ हुआ ये 20% है, क्या जो 90 से 100 हुआ है ये 20% है। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप मैन्युअली भी एक एक को चेक कर सकते हैं। देखिए ना, 20 से 30 हुआ है यानी यहाँ पे 10 इंक्रीज़ हुआ है, और 20 से हुआ है तो यानी आप इसका जो बड़ा है वो 10 बड़ा है। अब आपने इंक्रीज़ की परसेंटेज निकालनी है, यानी इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप इसको चेंज करके देख लें, ये इसके अंदर कट गया और 2 का टेबल इसके ऊपर लग गया, यानी हो गया इसका जो है वो हो गया 50%, ठीक है। यानी जो बड़ा है वो हुआ है 50% बड़ा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि हमें चाहिए कि इसने पूछा कि कौन सा है जो 20% बड़ा है, यानी यहाँ से जो बड़ा है ना 30 वो हुआ है 50%, 20% नहीं है। अच्छा, फिर हम चेक करते हैं कि 30 से जो 40 हुआ है यानी 10 बड़ा है, लेकिन किसका, 30 का, यानी 30 नीचे लिखना है, आपने 100 से कर देना है। अब आप इसको करके देख लें तो ये 0 इस 0 में कट गया, 3 का टेबल जो है इसके ऊपर लगेगा, 33.3% बढ़ा, ठीक है, यानी ये भी नहीं है, ठीक है। अब हम एक और देख लेते हैं, 50 to 60, यानी यहाँ पे जो है आपका 10 बढ़ रहा है और नीचे कहाँ से, 50 से, और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दें, आप चेक करें कि ये कितने परसेंटेज आ रहा है। ये 10 का टेबल इसके ऊपर जो है 5 दफ़ा, और 5 का टेबल जो है 100 के ऊपर 20 दफ़ा, यानी जो 50 से 60 हमारा बढ़ रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है 20%, यानी 50 से जो 60 हुआ है ना वो आपका 20% नंबर इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो इंक्रीज़ हुआ था वो 50% था। यहाँ से जो 30 से 40 इंक्रीज़ हुआ वो कितना, 33.3% हुआ। 50 से 60 जो इंक्रीमेंट हुई हमारी, इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है 20%। इसी तरह अगर आप 90 से 100 का भी निकालना चाहते हैं तो यानी यहाँ पे भी 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन कहाँ से 90 से। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 0 इस 0 में कट जाएगा, उसके अलावा ये फिर हो जाएगा 100/9, तो फिर इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 9 टेबल इसके ऊपर 1 टाइम, फिर वहाँ यानी 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी 20% जो बढ़ रहा है, ये 10, यानी ये भी आपका 11 पॉइंट समथिंग शो कर रहा है। यानी इन तीनों पोर्शंस में 20% के बढ़ने को शो कर रहा है सी, तो यहाँ पे आपने राइट ऑप्शन सी को टिक कर देना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये भी मैट्रिसेस है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैव ऑर्डर ऑफ m मल्टीप्लाई बाय p, मतलब m बाय p, एंड मैट्रिक्स b का जो है ऑर्डर है वो है n बाय p, यानी कि एक मैट्रिक्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी जो ऑर्डर है वो है m बाय p, ठीक है, और दूसरी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो है वो क्या है, n बाय p। यानी जो आपके पास अगर a और b की मल्टीप्लिकेशन करें तो फिर आपके पास जो आर्डर होगा वो क्या बनेगा। यहाँ पे m और p को थोड़ा सा मैं बता दूं कि m जो है ये रो को शो कर रहा है, किसी भी मैट्रिक्स की रो जो है ना, ये पहला जो लिखा होता है ऑर्डर में ये रो को शो करता है, और जो दूसरा होता है वो कॉलम को शो करता है। इसी तरह यहाँ पे ये रो को शो कर रहा है, ये कॉलम को शो कर रहा है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जब आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद कितने रोज़ और कितने कॉलम्स बनेंगे, इसका शॉर्टकट वे है, ये आप देखें। अच्छा, शॉर्टकट वे ये है कि पहली जो मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर जो पहले में जो रोज़ हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, यानी को जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपकी जो रोज़ बनेंगी ना, वो जो पहले में यानी कि ए के अंदर जो रोज़ थी वो यहाँ पे प्रोडक्ट के बाद भी वही रोज़ बनेंगी। इसी तरह जो दूसरे में जो आपके कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स यहाँ पे हैं p, तो आपके पास यहाँ पे जो कॉलम बनेंगे वो दूसरे के बनेंगे, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगी, जो ए में रोज़ होंगी आपकी प्रोडक्ट के बाद रोज़ वो बनेंगी जो ए में मौजूद होंगी। इसी तरह जो इसमें कॉलम्स बनेंगे, रोज़ इसे कहते हैं, इस फॉर्मेट को रोज़ कहते हैं, इस फॉर्मेट को कॉलम्स कहते हैं, यानी कॉलम्स उतने बनेंगे जो बी में मौजूद हों। चले मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ भाई, कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो m बाय p होगी, यहाँ पे तो आपने c टिक कर लेना है। इसके ऊपर मैं फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास मिसाल के तौर पे एक दो मैट्रिक्स हैं, एक 1 2 इस तरह, और दूसरी मैट्रिक्स में है 5 और 6। अब देखें
इसका आर्डर जो है वो कुछ इस तरह है कि एक रो है 2 कॉलम है, और इसका आर्डर कुछ इस तरह है कि आप 2 रो हैं और 1 कॉलम है। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी ना, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका ऑर्डर क्या बनेगा, तो पहले की आपने उठानी है रोज़, यानी यहाँ पे रोज़ इतनी रोज़ बनेगी यानी 1 रो बनेगी, और दूसरे के आपने उठाने हैं कॉलम, यानी कॉलम यहाँ पे बनेंगे 1। तो आपके पास जो आंसर आएगा उसके अंदर 1 रो और 1 कॉलम होगा। यानी शॉर्टकट वे आपने इस तरह लेना होता है। जब आपके पास इस तरह की कोई सवाल आ जाता है तो आपने इस तरह सॉल्व करना होता है कि पहले के रोज़ यहाँ पे लगाने होते हैं और दूसरे को कॉलम्स। यानी आपके पास जो प्रोडक्ट होगी ना वो कुछ इस तरह की होगी, पहले की रोज़ एंड दूसरे के कॉलम्स आपने लिखने होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में एक कहा गया कि लाइन सेगमेंट है, उसके एंड पॉइंट्स जो है ना वो सर्किल के अंदर हो तो उसे क्या कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक सर्किल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अगर ये कह रहा है कि जो एंड पॉइंट्स है ना वो सर्किल के अंदर ही हों, ठीक है, तो इस तरह की लाइन को क्या कहा जाता है। इस लाइन को जो है ना चॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सीकेंट है, सीकेंट उसे कहते हैं जो लाइन यहाँ से ना क्रॉस होकर चले जाए सर्किल में से, तो उसे सीकेंट कहते हैं। टेंजेंट किसे कहते हैं, जो बाहर से जो है एक पॉइंट को टच करते हुए जाए उसको टेंजेंट कहते हैं। और आर्क किसे कहते हैं, सर्किल के जो बाहर से छोटा सा टुकड़ा हो ना तो उसे आर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर्किल का ये छोटा सा टुकड़ा है तो हम इसे कहेंगे कि ये आर्क है, ठीक है। तो सीकेंट किसे कहते हैं, जो 2 एंड पॉइंट्स को सर्कल्स के मिले लेकिन बाहर ना निकले, सर्किल्स को ज्वाइंट करे, उसे हम चॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे आपने चॉर्ड को टिक करना है। अगर आपसे यहीं पे ये सवाल पूछा जाता है कि वो वाली पॉइंट जो सेंटर से गुजर के 2 सर्किल के पॉइंट्स, मतलब सर्किल के एंड पॉइंट्स को जाके मिले, तो इस वाले चॉर्ड को, इसको चॉर्ड भी कहते हैं, और इस वाले चॉर्ड को फिर डायामीटर भी कहते हैं, क्योंकि सेंटर से गुजरता हुआ चॉर्ड जो है ना वो डायामीटर कहलाता है। और डायामीटर जो है वो 2 रेडियस के बराबर होता है, यानी 2r। रेडियस क्या होता है, डायामीटर का जो है ना हाफ होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट होती है आपकी रेडियस। अगर इसका आगे ले जाएं तो फिर ये दूसरा रेडियस हो जाएगा, और ये दोनों मिलके आपका बनाएंगे डायामीटर। तो बहरहाल यहाँ पे हमसे इतना कुछ नहीं पूछा गया, इस तरफ ये पूछा गया है कि एक लाइन जो है ना वो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक सर्किल के मिलाए, तो इस लाइन को चॉर्ड कहते हैं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए होगा। तो ये थे आज 15 सितंबर के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने एक्सप्लेन किए, जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई एक्सप्लेनेशन करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी तरीके से मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।